हमारे एक उस्ताद थे जो कहते थे कि इस बात से मत डरो कि कहीं तुम कुछ सीख ही ना जाओ। तो सीखने के लिए सब कुछ करना ज़रूरी है भाई। और मास्टर्स किया एमबीए फाइनेंस और बैंकिंग में। ओके, और मैं काफ़ी कॉर्पोरेट पढ़े लिखे हैं आप बैंकिंग, माशाल्लाह। शक्ल से नहीं लगता लेकिन है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे गेस्ट आ जाते हैं कि जिनको आप सवाल एक उनके सामने रखते हैं, वो 2 जवाब देते हैं, तो आपको मज़ा आता है, हाँ। गुफ्तगू अच्छी हो जाती है। आपके सामने कोई गेस्ट ऐसा बैठा हो जिसके सामने आप लंबा सा सवाल करें और वो कहे जी बिल्कुल ठीक है। आप मैंने सिंपल गेस होके बैठ डिफिकल्ट जाते हैं, यार इसका मैं क्या यार ये करूँ? तो आधे घंटे में शो खत्म हो जाएगा। जी, गाइस अवैस मंगल वाला माशाल्लाह हैज बीन अ प्रोग्रामर हिमसेल्फ। कोर सॉफ्टवेयर दैट्स डेवलपमेंट में सच अ रहा मैं ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब तकरीबन ट्रांजिशन इनटू 2 ढाई 3 साल तक ये मैंने काम बड़ा प्रॉपर्ली किया। अच्छा, हमारे अंदर बिल्ट इन फीचर भी होता है। हम अपने बॉस के सामने ज़रा ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर खतरा है। हम अपने सबऑर्डिनेट पर चिल्ला भी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ उसके सकता। लिए खतरा है। उसके लिए खतरा है। एवरी चाइल्ड इज़ अ जीनियस, लेकिन वो जब स्कूल जाता है तो उसमें से चंद जीनियस बचते हैं। वो आखिर में बाहर निकलते हैं, आप कहते हैं हाँ, ये तो फर्स्ट सेकंड जो है ये आ गए, ये अच्छे। बाकी जीनियस हमने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। और दूसरा एक चीज़ ये भी देखी कि जो ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग, उनके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा पाई गई। मतलब जो रिसर्च कहती है कि वो सुस्त होते हैं, वो दे ये भी लीव मैं थोड़ा थोड़ा थिंग्स। सुस्त महसूस करता हूँ कभी कभी। थोड़ी थोड़ी सुस्ती सुस्ती आती है थोड़ी थोड़ी ना। लेकिन सेटबैक के हवाले से ये समझना ज़रूरी है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ख़त्म नहीं हुई है ज़िंदगी। आप गिरे हैं, मरे नहीं हैं। तो गिरने वाला उठ सकता है, मरने वाला नहीं उठ सकता। अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ यूथ ऑन द राइज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की हमारी एपिसोड का जो टाइटल है वो है द सीक्रेट ऑब्स्टिकल्स इम्पैक्टिंग योर करियर ग्रोथ। जी हाँ, यानी कि वो कौन से ऐसे खुफिया हर्डल्स हैं या खुफिया रुकावटें हैं जो आपके करियर की ग्रोथ के अंदर हावी आ रही हैं और रुकावट बन रही हैं और आपके लिए मुश्किल का सामान पैदा कर रही हैं आपके ना जानते हुए। इसके ऊपर हम लोग बड़ी ही इंटरेस्टिंग गपशप करने वाले हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू साइन अप टू dicecamp.com which is your ultimate upskilling and job hunting platform. So guys, coming back to the topic, इसमें जो हम लोग सीक्रेट ऑब्स्टिकल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली ये दीमक की तरह हैं जो कि आपके करियर के गोल्स को, करियर की सक्सेस को दीमक की तरह खा जाते हैं। जैसे दीमक होती है वो आपकी जो लकड़ी को जब खा जाती है, बज़ाहिर तो लकड़ी जो है या फर्नीचर है वो आपको एक वन पीस में नज़र आ रहा होता है लेकिन अंदर से खोखला हो चुका होता है। इसी तरह आपके करियर के अंदर आपके करियर को बहुत सारी जगहों पर नुकसान पहुंचा चुकी होती है लेकिन आपको बहुत लेट पता चलता है और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसकी अगर एक और एनालॉजी लें तो जैसे आजकल हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ पाई जाती हैं जिनको यूजुअली कहा जाता है साइलेंट किलर्स, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़। ये इस तरह की बीमारियां हैं जो कि बज़ाहिर उनके सिम्टम्स इतने ऑब्वियस नहीं होते और इंसान को पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी होती है कि उसका क्योर करना और उसका उसका इलाज करना बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। जी, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, या जिसे उमूमी तौर पर लाइफ स्किल्स भी कहा जाता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और गाइस, रिसर्च कहती है कि जिन लोगों ने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अबूर हासिल कर लिया, उनके पास अगरचे बहुत अच्छे हार्ड स्किल्स नहीं भी थे लेकिन दे स्टिल प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। ये एक रिसर्च नहीं, बहुत सारी रिसर्चेस कह रही हैं। यानी कि आपको अपने हार्ड स्किल्स के साथ साथ, यानी कि जब आपकी जॉब नॉलेज है, जो आपका कोर एक्सपर्टीज़ है, उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आपने लाजमी सुनना है। और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने के लिए हमने ये एपिसोड का ये जो टाइटल है वो रखा है। और इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं, माशाल्लाह सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर तो ख़ुद इनको अच्छा अबूर हासिल है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं ये सक्सेसफुल लीडर से मिलने का, उनसे बातचीत करने का, उनका इंटरव्यू करने का। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यार आपने ऐसी कौन से ट्रेट्स उनके अंदर देखे, वो सक्सेसफुल लीडर्स और वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, जो कि एक आम आदमी में नहीं पाए जाते। सो इनके बारे में मैं मज़ीद बताता चलूँ कि ही इज़ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड होस्ट
of a very famous morning show called Subah Savere Pakistan, which is on aired on 92 News. Please welcome Avais Mangalwala. Assalamu alaikum, Avais. Walaikum assalam. Thank you for coming to the show, Avais. वेलकम। और I know your schedule is very busy. शेड्यूल तो बिजी होता है, लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छी कम्युनिकेशन जो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी होती है, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। Perfect. और निकालना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो अवैस, शुरू करते हैं जल्दी से अपने आपके जर्नी के बारे में, द की माइलस्टोन्स व्हिच एक्चुअली लेड यू टू वेयर यू आर माशाल्लाह एट द मोमेंट। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, इट विल बी वेरी इंस्पायरिंग, आई एम श्योर। ये रिकैप इसको अगर मैं शॉर्टली या ब्रीफली करूँ तो वो इस तरीके से है कि हर यंगस्टर की तरह, जिस ज़माने में मैं जब मैट्रिक कर रहा था और इंटरमीडिएट कर रहा था, तो करियर गाइडेंस का कोई वजूद नहीं होता था, बताने वाला कोई होता नहीं था कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है और आगे आप कौन से रास्ते पर जाएं ताकि आप कामयाब हो सकें। सो लाइक एवरी अदर पर्सन, आप बस वो ट्रायल एंड एरर मेथड पर चल रहे होते हैं, और उसी मेथड पर चलते हुए, चूँकि सब लोग ये कहते थे कि हाँ जी साइंसेस पढ़ना अक्लमंदों की निशानी है, अक्लमंदी होती है, साइंस पढ़ने में वो लोग जाते हैं जो अक्लमंद लड़के होते हैं, तो ठीक है साइंस की तरफ चले गए, मैट्रिक कर लिया साइंस में, इंटरमीडिएट में चले गए इंजीनियरिंग में, वहाँ पर ज़रा खेलकूद की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया तो अच्छे नंबर ना आए तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ना जा सके। फिर वो उस वक्त एक दौर चला हुआ था कि अच्छा चलो बीकॉम कर लो, कॉमर्स में आ जाओ, वो कर लिया। सही। फिर कंप्यूटर साइंस का एक दौर चल रहा था, वो कंप्यूटर साइंस उस वक्त बड़ा फैला हुआ था, वो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमास होते थे नए नए, तो वो शुरू कर दिया और साथ ही साथ कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ थी, जब मैं 8वीं क्लास में था उस वक्त मेरे जहन में था, मुझे टेलीविज़न अट्रैक्ट करता था, मैं वीडियोस फिल्में बहुत देखता था और बहुत डांट भी पड़ती थी उसकी वजह से, लेकिन वो चीज़ अट्रैक्ट करती थी और मुझे लगता था कि कभी ना कभी मैं कुछ ऐसा करूं कि शायद मैं इस स्क्रीन के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन चूंकि उस वक्त मीडिया यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं थी और उस वक्त कोई ऐसा करियर गाइडेंस वाला सिलसिला भी नहीं था, तो वो जहाँ हवा ले जाती है वहाँ आप चले जाते हैं। तो मेरा पहला मास्टर्स जो था वो कंप्यूटर साइंसेस में था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी फील्ड थी। कंप्यूटर साइंसेस में कोर प्रोग्रामिंग अच्छा आपने यानी की भी है प्रोग्रामिंग? हाँ मुकम्मल तौर पर उस वक्त ऑरेकल और एसक्यूएल सर्वर और विजुअल बेसिक के साथ। अवैस मंगलवाला माशाल्लाह हैज बीन अ प्रोग्रामर हिमसेल्फ। कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सच अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांजिशन इनटू 2-2.5-3 साल तक ये मैंने काम बड़ा प्रॉपर्ली किया। अच्छा, और कुछ मुनासिब कर लिया। फिर उसके बाद आई शिफ्टेड माय करियर और मैं चला गया कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ। राइट। तो मास्टर्स चूँकि मेरा कंप्यूटर साइंसेस की तरफ था, लेकिन फिर उसके बाद जब आप बैंकिंग में जाते हैं तो कोर बैंकिंग में आना चाहिए ताकि तरक्की आपकी ज़्यादा हो, पैसे वैसे थोड़े ज़्यादा मिले। तो फिर मैंने अपना एक और मास्टर्स किया MBA फाइनेंस और बैंकिंग में। ओके। और मैं काफी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। शक्ल से नहीं लगता लेकिन है। नहीं, आप शक्ल से लगते हैं माशाल्लाह। कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट बैंकिंग। सही। वो भी 2-2.5-3 साल तक मैं करता रहा और उसके बाद मैं सोचता ये रहा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। इंटरेस्ट मेरा कुछ और था। उन तमाम चीज़ों को फिर एक दिन आखिरकार मैंने छोड़ा और छोड़ने के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओह वाओ। और ज़ाहिर जब बैंकिंग में कर रहा था उस वक्त थोड़ा सा रिलीजियस ओरिएंटेशन भी हुई, तो हमें समझ में ये आया कि यार ये मामला जो है ना ये ज़रा सही नहीं है, सही नहीं है ये तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो भाई गड़बड़ क्या करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा होगा सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन अल्लाह हैड सम अदर प्लान्स फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे प्लान्स उसके होते हैं, एक प्लान आप बनाते हैं, एक प्लान उसका होता है। लेकिन दैट्स सच एन इंप्रेसिव ट्रांजिशन के एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से देन इनटू बैंकिंग एंड देन इनटू थिएटर। और अब आप सोचें कि कोई ऐसा शख्स जो थिएटर में आ जाए बैंकिंग करते हुए, तो उसको कितनी कवालियां सुनने को मिली होंगी, क्या क्या उसके साथ गुजरी होगी। तो ये आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। दैट्स इंप्रेसिव। यानी कस्टम्स को छोड़ के आपने यू स्टार्टेड फॉलोइंग योर पैशन। हाँ, जो आपके अंदर हमेशा से एक फनकार था, वो और एक जो जरासीम थे उसको परवान चढ़ाना शुरू किया मैंने। इंप्रेसिव। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने ज्वाइन किया, 3 साल तक थिएटर को एज अ प्रोफेशनल स्टडी पढ़ा और उस दौरान डॉन न्यूज़ अंग्रेज़ी चैनल शुरू हो रहा था तो वो ज्वाइन कर लिया मैंने। और बस वो फिर 2007 की बात है ये, और अब 2023 है, तो इट्स बीन अराउंड 16 years नाउ कि मैं इस फील्ड में हूँ। स्टार्टेड ऑफ विद प्रोडक्शन, मतलब वो जो एक छोटा होता है ना, छोटे ये कर दो छोटे वो कर दो, उस तरीके से शुरू किया था काम। और उसमें हर चीज़ सीखी, एडिटिंग करना भी, कैमरा चलाना भी, न्यूज़ प्रोडक्शन भी, VCR भी, MCR भी, एक एक चीज़ सीखी। और जो उस वक्त हमारे जो मेंटर्स थे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और बस फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, मतलब यू नेम इट,
और वो सारा काम हमने किया और फाइनली आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक जरासीम होते हैं कि नहीं अब मुझे ऑन स्क्रीन आना है, कुछ अपने आप को प्रेजेंट भी करना है, लोग मुझे जाने, दुनिया मुझे देखे, तो वो फिर आखिरकार एक्सप्रेस न्यूज़ पे मैं आया, वहाँ पर कुछ चीज़ें की, कुछ स्किट्स किए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की, एक शो किया, लेकिन मेनली मेरी फील्ड हमेशा से प्रोडक्शन ही थी। सही। फिर हम न्यूज़ ज्वाइन किया और हम न्यूज़ में भी एज सीनियर प्रोड्यूसर ही ज्वाइन किया था मैंने, लेकिन फिर इस प्रोग्राम की एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे जिसमें सुबह से आगे जो हमारा एक मॉर्निंग शो था, तो उसके होस्ट के तौर पर अपने आप को मनवाने का मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, लोगों ने सराहा और वो 4-4.5 साल तक वो किया और फिर अब यहाँ पर 92 न्यूज़ पर। That's very impressive. So अवैस, मेरा एक बड़ा मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये सवाल आपसे लाजमी पूछूंगा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दी कि आप अपने इस मॉर्निंग शो के ज़रिए से you get to meet a lot of influential people, a lot of senior leaders, serial entrepreneurs. So आपने उनमें ऐसा क्या ट्रेट पाया जो आपको लगता है कि यार इसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो? क्योंकि ये मैं बड़ा उसमें कहता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि यार जो भी लूज़र या जो बंदा अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो सका, उसकी आप पूरी लाइफ को उठा के एनालाइज कर लो, आपको बड़ा ऑब्वियसली नज़र आ जाएगा कि यार ही लॉस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। ये फलाने स्किल्स थे, सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें ये लैक करता था। ही वाज एरोगेंट, ही वाज शॉर्ट टेम्पर्ड, ही वाज हैविंग प्रोक्रेस्टिनेशन मे बी। तो अब एक्चुअली हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि यार यू हैव दैट एक्सपोजर माशाल्लाह, सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट्स डू यू थिंक कि उनमें मेनली, लेट्स से अगर मैं कहूँ टॉप 3 कौन से हैं? अच्छा देखिए, एक चीज़ जो अभी हम शुरू में आप बात कर रहे थे ना कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों तरह का वर्क करें, क्योंकि अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे और उसके साथ हार्ड वर्क करेंगे, वो दोनों कंबाइन होकर एफिशिएंट वर्क बन जाएगा। जब तक आप एफिशिएंट वर्क नहीं करेंगे आप नाकाम है। सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चल सकता, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चल सकता। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है सॉफ्ट स्किल्स, जो कि हमारा आज का बुनियादी मौजू है। अब ये सॉफ्ट स्किल्स इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि अपने काम में एक बहुत बड़े लेवल पर है, लेकिन जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते उस वक्त तक कामयाबी आपसे दूर ही रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास मिट्टी होती है लेकिन वो अपनी ज़बान की मदद से उसे सोना बताते हैं और बेच देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सोना होता है लेकिन वो उस सोने को बेच नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी या वो स्किल नहीं होती कि वो सामने जो भी उनके शख्स बैठा है उसे बता सकें कि हाँ ये चीज़ इतनी अहम है, ये चीज़ वाकई इतनी अहम है, ये चीज़ तुम्हारे लिए इतनी अहम है। वो प्रेजेंटेशन नहीं है जब तक, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो दो ट्रेड्स जिसको मैं कहता हूँ कॉम्बिनेशन जिनका बड़ा ज़रूरी है, वो है एक हार्ड वर्क और एक ग्रिट। हार्ड वर्क तो हम सब जानते हैं कि आप करते हैं, मतलब आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, पहली चीज़। कोई एक इनबॉर्न टैलेंट होना चाहिए। अगर कोई शख्स अदाकारी करना चाहता है तो उसके अंदर कुछ जरासीम होने चाहिए। कोई लोग ऐसे होते हैं ना, आप फिल्में देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं भाई डांस हो रहा है बड़ा अच्छा सा। कुछ लोग होते हैं जो जिनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है और वो बड़ा इजीली उस चीज़ को कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं स्टिफ, आपको लगता है कि ये लकड़ी के तख्ते रखे हुए हैं, ये हिल ही नहीं सकते। सनी देओल की तरह बिल्कुल, या मुझ जैसे। क्योंकि जब हम थिएटर सीख रहे थे तो उसके अंदर एक बॉलीवुड डांस का भी एक वो कोर्स था। तो ज़रा 3 साल में जब आप थिएटर सीखते हैं ना, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो ये वो कोर्स था जो मैं आधा छोड़ के भाग गया था। मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता ना, मतलब आपने देखा होगा 20 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, डांस कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त सिंक्रोनाइजेशन चल रही है, और उनमें एक ऐसा है जो पहले इधर देख रहा है फिर उधर देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। वो मैं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। तो आपके अंदर वो इनर वो चीज़ होती नहीं, तो आप कर नहीं सकते उसको, आप चाहे कुछ भी कर लें। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर वो इनबॉर्न टैलेंट होता है। सचिन तेंदुलकर, हम सबको पता है कि जी क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। 15 साल की उम्र में वो बंदा 55 दिन तक लगातार मैच खेलता है। 55 दिन का मतलब है 8-9 घंटे रोजाना। उससे पहले 2 घंटे उसने प्रैक्टिस भी करनी है, 2 घंटे उसके बाद भी प्रैक्टिस करनी है। तो रोजाना 12 घंटे अगर वो 15 साल की उम्र में लगा रहा है तो वो कुछ अपने आप को बना रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। उसके अंदर वो स्ट्रोक प्लेइंग, वो नेचुरल एबिलिटी है। पहली चीज़ वो नेचुरल एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको गेंद नज़र आती हो अच्छी, आपके बल्ले पकड़ने की, आपकी उस बल्ले से गेंद को मारने की टाइमिंग हो, आपकी आँख
उस चीज़ के लिए बनी हो, आपके रिस्ट के अंदर वो पावर हो, वो कुछ नेचुरल क्वालिटीज़ होंगी। लेकिन उन नेचुरल क्वालिटीज़ को बिल्डअप करने के लिए, उस टैलेंट को बिल्डअप करने के लिए आपको चाहिए ग्रिट कि बस अब मुझे ये काम करना है। 55 दिन तक रोज़ाना लगातार 15 साल का बच्चा जब अपने आप को खेलने के लिए रजामंद कर लेता है ना, तब कामयाबी उसकी तरफ आती है। और उसकी जब आप स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो आपको पता ये चलता है कि उन 55 दिनों में उसने सिर्फ यही किया है। और वो जब रात को खेल कर वापस आता था तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाए बगैर सो जाता था, जब भी वो सचिन तेंदुलकर बना। और ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको पाकिस्तान की भी मिल जाएगी। आप बाबर आजम को पढ़ लें, आप शाहीन अफरीदी की स्टोरी पढ़ लें, किसी की भी आप स्टोरी पढ़ लें, आप यूनुस खान की स्टोरी पढ़ लें। हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इनर टैलेंट, एक हार्ड वर्क, ये डिसिप्लिन। जब आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे ना कि हाँ मुझे रोज़ाना सुबह 6 बजे उठ के ये काम करना है, और अपने आप को राज़ी करना है इस चीज़ के ऊपर कि अगर फॉर एग्जांपल मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूँ और मुझे बैक हैंड करना है, तो मैं 2 घंटे तक ये बैक हैंड करता रहूँ बस। उसमें आप रोबोट बन जाते हैं। उसमें आप सोच नहीं रहे होते, उसमें आपको थकन का एहसास नहीं हो रहा होता, उसमें आप बोर नहीं होते। बस आपको वो काम करना है और वो ही करना है, तब आप कामयाब होते हैं। ये 2 चीज़ें जिस भी शख्स में है वो कामयाब होगा। ये ज़िंदगी का उसूल है, ये दुनिया का उसूल है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो आपको कामयाब कर सके। तो ये मेरे ख्याल में वो जो क्वालिटीज़ की आप बात कर रहे थे ना, ये ज़रूरी है, हर एक के अंदर होंगी तो कामयाबी है। वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल आंसर, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप सारी बात कर रहे थे तो मेरे जहन में वही ख्याल आ रहा था कि वाकई, और एक वो प्रैक्टिस भी इतनी कि आपको ये बताओ कि मुझे सबसे आगे बढ़ना है, सबसे आगे बढ़ना, सबसे ऊपर जाना है। 16 साल की उम्र में जब मार्टिना हिंगिस विंबलडन चैंपियनशिप जीतती है, तो उसकी माँ उसको इस बात पे नहीं डांटती होगी कि बेटा तूने आज होमवर्क किया या नहीं किया है। उसको इस बात पर डांट पड़ती होगी कि आज तुमने 8 घंटे या 10 घंटे प्रैक्टिस क्यों नहीं की। वो चाहे तुम कोई भी काम करो, वो चाहे टेनिस खेलो या पेंटिंग करो या पढ़ो या मैथ्स या फिजिक्स या कुछ भी करो, अपनी जिंदगी में उस चीज को अपने ऊपर सवार कर लो। जब कोई चीज तुम पर सवार हो जाएगी ना, तो फिर ठीक, फिर कामयाब हो सकते हो। वो एक टॉपिक में बड़ा मेरे दिल के करीब भी है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड वाला, कि आपका जब इंट्यूशन ऑटोमेटिकली वो उस पर काम करना शुरू हो जाता है ना, तो यू ट्रेन योर बॉडी। उसमें आपका ब्रेन का काम, मेन जो आपका एक्टिव ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड है, उसका इतना रोल ही नहीं रहता। सबकॉन्शियस माइंड होती रहती है, नेचुरली हो रही होती है। और वो कौन सी वो थ्योरी थी, 10 घंटे आप 10,000 घंटे आप किसी भी चीज पर लगा ले तो यू कैन बिकम अ मास्टर ऑफ दैट। वो 10,000 घंटे लगाने वाला शख्स चाहिए, वो शख्स नहीं मिल रहा है जो 10,000 घंटे लगाए। 10 घंटे लगाने के बाद बोर हो जाता है वो शख्स, तो फिर नहीं हो सकता कामयाब। यहीं से एक और सवाल भी मेरे जहन में आता है कि पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट, कि बच्चों की, जैसे आपने बात की टेनिस स्टार की, कि उसकी माँ जब उसको ये पूछती थी कि तुमने आज 8 घंटे प्रैक्टिस क्यों नहीं की, तो डेफिनेटली शी वॉज हैविंग द सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स तो ये कहते थे जी कि अच्छा जी तुमने आज अंडा क्यों लिया है मैथ्स के टेस्ट में, तो छोड़ो क्रिकेट को, बंद है सारा कुछ और तुमने बैठ के पढ़ाई करनी। तो ये बात ठीक है, और वो पेरेंट्स गलत नहीं कह रहे होते हमारे भी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये पढ़ लेगा तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो पैसे कमा लेगा, वरना ये ख्वार हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। तो उनका जो तज्जिया है या जो उनका दुनिया को देखने का नज़रिया है, उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सही। लेकिन उनके नज़रिए से हटकर अगर दुनिया को देखा जाए तो दुनिया को देखने का एक और जाविया भी हो सकता है। एक तो ये है ना जाविया कि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी भी बैंक की सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें और आप एक कामयाब इंसान तस्वुर किए जाएंगे। तो ऐसे लाखों लोग दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए भी कुछ अलग करना पड़ेगा। अब या तो आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हों या फिर आप ढीठ हो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अब आप चुन लें आपके लिए कौन सा रास्ता है। बिल्कुल सही, गॉट योर पॉइंट। तो अच्छा, मेरा अब अगला सवाल था, जो आपने सारी बात की पिछले सवाल के जवाब में, कि उसमें ये नज़र आता है बज़ाहिर कि कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और यूजुअली हमने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स का फुकदान पाया जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अंडरलाइन, लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उसको ओवरकम किया जाए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर किया जाए प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर, ताकि एटलीस्ट उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको वो कम्युनिकेट कर सके, या फिर लेट्स से कि अपने पीयर्स के साथ उसने बात करनी है, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, या लेट्स से उसको कोई छोटी मोटी टीम मिल गई है तो उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। वो बहुत सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो उसमें क्या आपका ओपिनियन है कि
देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपका उस इन्वायरमेंट में होना ज़रूरी है कि जिस इन्वायरमेंट में आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस कर हम सकते जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो उसके चंद अल्फाज तो हम सीख लेते हैं, लेकिन जब तक हम गुफ्तगू में उसे रोज़ाना की बुनियाद पर शामिल ना करें, कोई शख्स ऐसा ना हो जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर सकें, तो उस वक्त तक आप वो अचीव नहीं कर सकते 100%। जो आपने माइलस्टोन सेट किया हो अपने लिए। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई नहीं जाती। हम ये एज्यूम करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स खुद आ जाएंगी। स्कूल्स के सिलेबस उठा के देख लें, सब्जेक्ट्स उठा के देख लें, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। उसमें मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तानी स्टडीज़ वगैरह 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 सब हैं, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो जो फंडामेंटल है, यानी अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं या ओ लेवल, ए लेवल कर रहे हैं, तो 16-17 साल तक आपने गुफ्तगू करना नहीं सीखा है। अब आप 17 साल के बाद उस शख्स से कहते हैं कि जाओ अब तुम इंटर्नशिप करो या कॉलेज में जाओ और ये सारी चीज़ें करो, और उस वक्त आप उससे ये एज्यूम करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे गुफ्तगू करना आता हो, तो ये मसला सिस्टम का है, उस शख्स का नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सीखी है, मेरे अंदर कैसे आई। मतलब एक तो बुनियादी जरासीम होते हैं ना, ठीक है, उनको आप साइड पे रखते हैं फ़िलहाल, लेकिन उन बुनियादी जरासीम के अलावा मेरी कम्युनिटी, मैं बिलोंग टू द मीमन कम्युनिटी, तो हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे। अच्छा। टैबलोज, डिबेट्स, तकरीरी मुकाबले। अब उसमें हमें बचपन से डाल दिया गया। तो अब आप उस एनवायरनमेंट में जब जाते हैं और आप हिस्सा ले रहे होते हैं तकरीरी मुकाबले में, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कभी जीत रहे होते हैं, कभी हार रहे होते हैं, और उसमें ड्रामास भी हो रहे हैं, टैबलोज भी हो रहे हैं, कभी आप स्टेज पे डांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी गलत हो रहा है, कभी सही हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक ट्रेनिंग मिल जाती है उसकी, क्योंकि सारे हर चीज़ पंजाबी में कहते हैं ना, चाका खुल गया। हाँ, वो चाका खुल जाता है, चाका बस, खुल गया। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। सही। स्कूल्स के अंदर वो चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन अगर उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए, उसको बताया जाए कि कम्युनिकेशन के जो सीज हैं वो क्या है, कौन कौन से ट्रेड्स आपको अपने अंदर लाने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, एम्फेसिस ऑन वर्ड्स क्या होता है, स्ट्रेसेस क्या होते हैं, पॉजेस क्या होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर इंसान सीख सकेगा। मैंने जब थिएटर पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त हमें बताया, क्योंकि थिएटर इज अ परफॉर्मेंस, आप एक्ट कर रहे होते हैं, और अभी भी मैं आपके सामने एक्ट ही कर रहा हूँ ना, हम सब एक दूसरे के सामने एक्ट कर रहे होते हैं, अच्छा बनने की, अच्छा लगने की, अक्लमंद बनने की, अक्लमंद लगने की एक्टिंग कर रहा हूँ मैं इस वक्त आपके सामने कि भाई देखो ये है वो वैसे, इसको सब पता है और ये जो बात करेगा बड़ी सही करेगा। तो मैंने एक्टिंग करने में कुछ डायलॉग्स बोलने हैं, जो मेरे अल्फाज हैं, जो जुमले हैं मेरे, उन डायलॉग्स का असर आप पर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो डायलॉग मैं सही तरीके से बोलूँ। वरना बहुत सारे अदाकार होते हैं जिनके डायलॉग ज़ाया हो जाते हैं, कुछ अदाकार नज़र आते हैं कि यार इसने बड़ा अच्छा बोला था। वो क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कन्विक्शन के साथ होती है, उसके स्ट्रेसेस, उसके पॉजेज वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप पर उसके अल्फाज का असर ज़्यादा होता है, जादू हो जाता है आपके ऊपर उसके अल्फाज का। वो जादू सीखना पड़ेगा। तो हमने वो थिएट्रिक्स की ट्रेनिंग के दौरान सीखा कि कौन से अल्फाज पर ज़्यादा जोर देना है, कौन से अल्फाज पर जोर ना दिया जाए, शेर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, तकरीर करनी है तो कैसे करनी है, किसी को मोहब्बत से कुछ कहना है तो कैसे कहना है, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं। आप अपने बॉस के सामने, अच्छा हमारे अंदर बिल्ट इन फीचर भी होता है, हम अपने बॉस के सामने ज़रा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ख़तरा है। हम अपने सबऑर्डिनेट पर चिल्ला भी लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ उसके लिए खतरा है, उसके लिए खतरा है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हमें पता होती हैं और कुछ हम देख लेते हैं कि हमें कैसे इनको बेहतर करना है। तो वो ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। उस ट्रेनिंग को अगर आप स्कूल के लेवल पर, घर के लेवल पर राइज कर दें तो बहुत आसानी हो जाएगी। वो चीज़ किसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए, फिर आप देखें कम्युनिकेशंस कैसे इम्प्रूव होती है लोगों की। ज़बरदस्त, बिल्कुल। मैं एक बुक पढ़ा था, मतलब ये लाइफ स्किल्स की बुक्स हमें आजकल के बच्चों को पढ़नी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स में मतलब इट्स कम्प्लीटली एन आर्ट विच कैन बी एन आर्ट, एनी आर्ट कैन बी लर्नड, राइट। तो सिर्फ बात अल्फाज का हेर फेर है, जिससे लेट्स से कि बट और एंड की एग्जांपल दूं जो मैंने उस बुक में पढ़ी, कि अगर आपने दो जुमले बोलने, एक जुमले पे आपने उसको एम्फेसाइज करवाना है, तो आप अगर पहला जुमला बीच में बट लगाओगे और सेकंड जुमला बोलोगे तो उसका फोकस ही सेकंड जुमले पे जाएगा। दिस इज़ वेयर यू वांटेड हिम टू फोकस ऑन। लेकिन अगर आप एंड लगाओगे तो उसका पहले जुमले पे फोकस होगा, एंड के बाद वाली वो बात सुनेगा ही नहीं।
ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं सारे. सो टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ. सबसे पहले तो ह्यूमन साइकोलॉजी को बिल्कुल, अंडरस्टैंड करना बड़ा बिल्कुल. ज़रूरी है. यस, हाउ टू टॉक टू एनीवन एनीवेयर एनी टाइम, ये लैरी Yeah. किंग की एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है. बिल्कुल. वो आप पढ़ें तो उसके अंदर हम्म. बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा. अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम कोई पैदाइशी कम्युनिकेटर हैं, ऐसा नहीं है. ऐसा मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है किसी नए सेटिंग में जाकर नए लोगों से बात करना. मुझे भी उतना ही ऑकवर्ड फील होता है. बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि आप एक नई सेटिंग में जाएं, कैसे लोगों से बात करेंगे आप. मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके ये दूर हुई है. मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आप उनसे मिलते हैं, अगले मिनट में आपको एहसास होता है कि इससे तो मैं शायद बरसों पहले से जानता हूँ इस शख्स को. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर लें आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, आप आइस ब्रेक ही नहीं हो पाती. आइस ब्रेक नहीं हो पाती, खासतौर पे किसी इंट्रोवर्ट के साथ जो बिल्कुल खामोश तबीयत इंसान अब होता हमारे पास बहुत सारे ऐसे गेस्ट आ जाते हैं कि जिनको आप सवाल एक उनके सामने रखते हैं, वो 2 जवाब देते हैं, तो आपको मजा आता है. हाँ. गुफ्तगू अच्छी हो जाती है. आपके सामने कोई गेस्ट ऐसा बैठा हो जिसके सामने आप लंबा सा सवाल करें और वो कहे जी बिल्कुल ठीक. आप मैंने सब गेस्ट बैठ जाते हैं, यार इसका मैं क्या यार ये करूं? तो आधे घंटे में शो खत्म हो जाएगा. जी. तो इसीलिए ये चीज़ आपको हाँ. फिर अपने अंदर से निकालनी पड़ती है कि अच्छा अब इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, इस सूरत हाल में मैं कैसे जाऊं. तो जितना आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डालेंगे लोगों से बात करने वाली, उतना वो चीज़ बेहतर होती जाएगी. तो वो करते रहें. सिर्फ ये चीज़ है, यू जस्ट हैव टू बी इन दैट एनवायरनमेंट. अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन से निकालना है. हाँ. मेरे लिए कंफर्ट ये है कि मैं किसी से बात ना करूं. आराम. आई एम एन इंट्रोवर्ट, बेसिकली आई एम एन इंट्रोवर्ट. अच्छा. लेकिन मेरा काम है ये, तो मुझे अपने आप को उस कंफर्ट जोन से निकाल के और एक्सट्रोवर्टनेस की तरफ लेकर जाना पड़ता है. जबरदस्त. तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का, जो मेरी पर्सनैलिटी हो गई है. लेकिन वैसे मैं अपने आप को तन्हाई में बड़ा पुरसुकून महसूस करता हूँ, इंजॉय करता हूँ. अच्छा, जबरदस्त यार, दैट्स वेरी इंप्रेसिव. और टॉकिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एक चीज़ हमने देखी कि जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, उनका नेचुरली वो कम्युनिकेट भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते. वो बात करते हुए किसी से कांपना शुरू हो जाएंगे या उनके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, अपनी बात को सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. तो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या एक होता है ना कि सेल्फ डाउट, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि उसको हम कैसे कवर अप करें बच्चे के अंदर, या इवन हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे पास आते हैं जो, क्योंकि हम आई मीन टू ट्रेनिंग बिजनेस प्रोफेशनल ट्रेनिंग से, तो वी ऑल्सो गेट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री जो मिड करियर में हैं, मैनेजर लेवल पे हैं, लेकिन वी सी के उनके पास कॉन्फिडेंस का काफ़ी फुकदान. यस. लेकिन 2 चीज़ों पर काम करना बड़ा ज़रूरी है. एक आपकी बॉडी लैंग्वेज और दूसरा आपका स्पीकिंग स्किल्स. सबसे पहले तो हमें लोगों को ये यकीन दिलाना चाहिए कि आप एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. जब तुम इंसान हो तो तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम सबसे बेहतर हो. ये बात बार बार लोगों को हमें बतानी पड़ेगी, जिसके अंदर भी जो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है. अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा ना. मतलब बचपन में आपने उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया होगा, डिमीन किया होगा, आपने उसको ये बताया होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे तुम वैसे, तुम बेकार हो. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने. तो ये प्रॉब्लम अब उसके अंदर आ गया. अब ये आ गया है तो निकालने का तरीका ये है कि उसे आप बताएं कि नहीं, तुम सही हो, तुम ठीक हो, अच्छे हो. अगर आपका कोई बहुत ही करीबी अजीज रिश्तेदार, अल्लाह ना करे आपके वालिदैन डेथ बेड पर हों, तो उस वक्त आप उनको क्या कहते हैं कि अब आप मरने वाले हैं, या आप उनसे कहते हैं नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा? आप यही कहते हैं नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऑब्वियसली सब अच्छा होगा. तो बिल्कुल ऐसे ही किसी भी इंसान को अगर हम ये कहें नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम उसे मार ही रहे हैं एक तरीके से. कहते हैं पौधे को भी एक हफ्ता अगर लान तान करते रहो तो वो मुरझा जाता है, मुरझा जाएगा. तो आपने तो इंसान के साथ ये कर दिया. अब इंसान को जितना आपने मुरझाया है उसका रिवाइवल का प्रोसेस उतना ही लंबा होगा. तो उसका रिवाइवल का प्रोसेस यही है कि उसको आपने कॉन्फिडेंस देना है कि यू आर गुड, यू कैन डू इट, आप किसी से कम नहीं है. फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उससे वो काम करवाने हैं कि जिससे वो उस चीज़ की तरफ राग़िब हो, उसको पता हो कि हाँ, क्योंकि छोटे छोटे माइलस्टोन्स पर अगर आपने किसी शख्स को पहले ही दिन 500 लोगों के सामने खड़ा कर दिया तकरीर करवाने के लिए, तो वो नहीं हो सकेगा, नहीं कर सकेगा. पहले दिन उसे कहें कि सिर्फ तुम आईने के सामने बात कर लो. जब साल भर तक आईने के सामने बात करते करते कंफर्टेबल हो जाओ, तो फिर 2-4 लोगों के सामने स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो ये चीज़ आपको लोगों में सिखानी, मतलब उनको बतानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को निकालना पड़ेगा ज़िंदगी से, ये बताकर कि नहीं, जब कोई और भी कर सकता है तुम भी कर सकते हो, लेकिन हाँ उसका डोमेन अलग होगा, तुम्हारा डोमेन अलग होगा. तुम शायद किसी और
रफ्तार से वो काम कर सको, दूसरा शख्स किसी और रफ्तार से वो काम करेगा। हमारे यहाँ पर एक मसला ये भी है कि हमारे स्कूलों में सबको एक ही तरीके से जज किया जाता है। तो चाहे आपके अंदर उड़ने की सलाहियत हो या रेंगने की सलाहियत हो या तैरने की सलाहियत हो, टेस्ट आपका एक ही होगा। तो जज ही नहीं कर सकते आपको कभी भी लोग, वन साइज फिट ऑल वाला बिल्कुल। तो इसीलिए वो जो हमारा निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। एवरी चाइल्ड इज़ अ जीनियस, लेकिन वो जब स्कूल जाता है तो उसमें से चंद जीनियस बचते हैं, वो आखिर में बाहर निकलते हैं, आप कहते हैं ये तो फर्स्ट सेकंड जो है ये आ गए, ये अच्छे, बाकी जीनियस हमने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। अब जितने भी आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देख लें, फॉर्च्यून 100 कंपनीज के, मोस्ट ऑफ देम आर ड्रॉप आउट्स। लेकिन वो ड्रॉप आउट्स भी तो हार्वर्ड के हैं ना, तो कमबख्त हार्वर्ड पहुंचना भी तो जरूरी है ना भाई। तुम हार्वर्ड पहुंचो फिर वहां से ड्रॉप आउट हो जाना यार। अच्छा, यहाँ पे बच्चे हमारे यहाँ पे कहते हैं वो ड्रॉप आउट है। हाँ, मैंने भी 7वें सेमेस्टर में छोड़ दिया या 5वें सेमेस्टर में छोड़ दिया, क्योंकि स्टीव जॉब्स वाज अ ड्रॉप आउट, बिल गेट्स वाज अ ड्रॉप आउट, तो मैंने डिग्री छोड़ दी। अब सक्सेस मेरे पास आ जाएगी। हाँ, ऐसे नहीं होता। उस ड्रॉप आउट के लेवल तक तो पहुंच जाओ। अगर बिल गेट्स की बायोग्राफी पढ़ लें, या बिल गेट्स की वो बिल्स ब्रेन डॉक्यूमेंट्री जो है नेटफ्लिक्स पर, वो देख लें। और बिल गेट्स ने अभी कुछ अर्सा पहले ही ये अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम ही किया है। उसका वो रिग्रेट भी है कि वो अपने फैमिली को सही तरीके से टाइम नहीं दे सका वगैरह वगैरह। लेकिन वो कहता था कि आई वॉज अ वर्कहॉलिक। तो जब वो सारी चीज़ें वो कर रहा है जिसमें उसको सिर्फ और सिर्फ काम करना है, उसका काम उस पर इतना हावी हो गया था और उसका सॉफ्टवेयर का काम इतना ज़्यादा ऊपर हो गया था, इतनी ज़्यादा उसको डिमांड थी उसके काम की, कि उसे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। ऐसे ही नहीं छोड़ दी थी उसने यूनिवर्सिटी कि चल यार आज मेरा मूड नहीं है, आज से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, और फिर वो कामयाब हो गया। माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद पड़ चुकी थी, नासा के प्रोजेक्ट्स आ चुके थे, तब जाकर उसने कहा भाई मैं तो टाइम ही नहीं दे सकता हूँ यूनिवर्सिटी को, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स इतने सारे हैं। 100%। तो फिर उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी। हम कहते हैं यूनिवर्सिटी छोड़ दो और फिर कामयाब हो जाओगे, फिर कामयाब हो जाओगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो है, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, सुस्ती, काहली, कि यार कल कर लेंगे, अच्छा यार ठीक है देखा जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसे आजकल अब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, जब भी वहाँ पे जब सेशन देना होता है बच्चों के आगे, तो हम उनको वही कह रहे होते हैं यार 6, 7वें सेमेस्टर में आ गए हो भाई, you're not too far away, or it's not a child's play, प्लेट में रख के नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। So you have to start working on your professional side from now on. Internship start करो, कुछ बैचेस में, कोर्सेज में एनरोल हो, शॉर्ट कोर्सेज, बूट कैंप्स। लेकिन वही अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन की, यार अभी तो डिग्री चल रही है, साल पड़ा हुआ है, ऐसी करने दो, उसके बाद फिर साल बाद देखेंगे, जब डिग्री हो जाएगी फिर ढूंढेंगे नौकरियाँ। क्योंकि हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि वो हम बैचलर्स मास्टर्स वाले तक को बच्चा समझ रहे होते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उसने इंटर कर लिया, चल बेटा जाके थोड़ा काम कर। प्रैक्टिकल लाइफ का रगड़ा खा, जब रगड़ा खाओगे तो पता चलेगा कि क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको फाइनेंशियल मसाइल होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो रगड़ा खा चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि मैंने मेहनत करनी है तभी फीस होगी मेरी, तो मुझे ट्यूशन भी पढ़ानी है, मुझे काम भी करना है, मुझे किसी भी जगह कर अपने आप को जाके रगड़वाना है, और फिर उसके बाद कुछ पैसे कमाऊंगा, उससे मैं अपने फैमिली को भी कुछ दूंगा। बाप मेरा गरीब है, उसको भी कुछ हेल्प हो जाएगी, माँ को भी कुछ हेल्प हो जाएगी, और मेरी अपनी फीस भी चले जाएगी। ऐसे लोगों में कामयाबी का तनासुब ज़्यादा होता है। एक चीज़ ये, हार्ड वर्किंग वो ज़्यादा करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी पैसे वाले के पास होगी। पैसे वाला जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटी में जा सकता है। पैसे वाला जो है वो किसी भी बड़ी जगह पर, क्योंकि उसके ताल्लुकात होंगे वालिद साहब के, तो वो किसी भी बड़ी जगह पर जाके इंटर्नशिप भी हासिल कर सकता है, उसका एक फ़ोन कॉल पर जॉब भी हो जाएगी, उसको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेगी। ये तय है। जितने भी पैसे वाले होंगे उनकी आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ लें, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप हार्डवर्क की मदद से सब कुछ कर सकते हैं। और वो शख्स जिसके पास बहुत कम सरमाया होता है, वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ होता है, वो मेहनत ज़्यादा कर रहा होता है, वो आपको ज़्यादा हार्डवर्क करता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसको पता है सर्वाइवल उसका इसी में है, उसके पास दूसरी चॉइस नहीं। उसने अगर वो डिग्री नहीं कंप्लीट की, वो फेल हुआ, दोबारा सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। उसके पास इतना ही टाइम है, उस टाइम में उसने वो काम अपना डिग्री मुकम्मल करनी है, फिर वो जॉब करेगा, क्योंकि वो बड़े टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा होता है। फिर उसने अपने घर पे जो पैसे देने होते हैं वो देने होते हैं, बहन की शादी करनी होती है, फिर अपनी शादी करनी होती है, उसके वो बड़ा क्यों कह लीजिए कि एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे चल रहा होता है। तो आपको
अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ में, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मैं कहता था कि आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में एंगेज कर लें जो आपको प्रैक्टिकल तजुर्बा दे सके। आप पढ़ते रहें, 8 सेमेस्टर अपने गुजारें, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस यूनिवर्सिटी में आप सबसे बेहतर हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई कैमरा चलाने वाला है तो यूनिवर्सिटी में वो सबसे अच्छा कैमरा चलाने वाला हो और हर प्रोजेक्ट जो भी बन रहा हो सब उसके पास आए, यार हमारे प्रोजेक्ट के लिए तो कैमरा चला दे भाई, हमारे प्रोजेक्ट में कर दे, बस कुछ भी कर दे, हमारे प्रोजेक्ट में तो कैमरा चलाएगा। अगर आपने ये कर लिया अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल पर, या स्क्रिप्ट लिखने में या मैथ्स में या फिजिक्स में या जो भी आपकी फील्ड है, अगर आप किसी एक चीज़ में पक्के हो गए और आपके पास प्रोजेक्ट बनवाने वालों का एक लाइन लगी हुई हो, हर आदमी आपके पास आना चाहता हो कि यार तू मेरा काम कर देगा, इसी को पता है, इसको ही आता है, तो फिर आप कामयाब हैं 100%। और अपने आप को किसी ऐसे प्रैक्टिकल काम के साथ इंगेज कर लें कि जिससे आपकी थोड़ी आमदनी होती रहे और थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता रहे, तभी कामयाबी होगी। वरना सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के फिर आप ये समझेंगे कि मैं निकलूंगा और लोग मेरे लिए हार फूल लेकर खड़े होंगे कि आओ वैसे साहब आप डिग्री लेकर आ गए, आओ आपको हम CEO बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा एक चीज़ ये भी देखी कि जो ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग, उनके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा पाई गई। मतलब जो रिसर्च कहती है कि वो सुस्त होते हैं, वो दे मैं थोड़ा सुस्त महसूस करता हूँ कभी-कभी। थोड़ी सुस्ती आती है थोड़ी ना। वी आर स्मार्ट पीपल, यू नो। तो वो हमेशा दे पुट थिंग्स ऑन द लास्ट मोमेंट और उनको पता है कि मैं कर लूँगा। हाँ। लेकिन इसका नुकसान होता है। मतलब आपको, मुझे भी बहुत मर्तबा ये लगता है कि हाँ आखिरी वक्त में मैं कर लूँगा, और ऐसा हुआ भी है। मतलब मैंने ऐसी प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं कि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है और मुझे जाना है उस वेन्यू पर प्रेजेंटेशन देने के लिए, और मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते चलाते मैंने सोचना शुरू किया और वो चीज़ हो गई और बहुत अच्छी हुई। ठीक है, अच्छी बात है, उस दिन हो गया, अगर ना होता तो क्या कर लेते। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि मेरा एक दोस्त कराची से लाहौर ड्राइव करके गया, उसने गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं रखा था, वो पहुंच गया, लेकिन अगर टायर पंचर हो जाता फिर क्या करते। तो मैं स्पेयर टायर ना रखूं और कहूं कि वो पहुंच गया था तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, ये बेवकूफ़ी है। मतलब रिस्क मिटिगेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, हर एक के साथ होती है, लेकिन अगर आप अपने आप को, टाइम मैनेजमेंट इज द की, हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी हुई। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सिखा दें, वही अगेन स्कूल कॉलेज में टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, हम टाइम टेबल तो बनाना सिखा देते हैं, टाइम मैनेज करना नहीं। वैसे वाकई कभी आपके साथ इत्तेफाक हुआ कि कभी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, चले स्कूल छोड़े, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कोर्स पढ़ा हो आपने? कोई मैंने बाद में पढ़े, यूनिवर्सिटी के बाद पढ़े, मतलब वो तो खुद से जाके आपने, ये सब बाद में जाकर कभी कोई टूल, हालांकि टाइम मैनेजमेंट के, कैलेंडर मैनेजमेंट के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कितने टूल्स हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं है ना मुझे, तो वो टूल मेरे काम का नहीं है। जब मैंने टाइम मैनेजमेंट का कोर्स किया तो उस वक्त मुझे लगता था कि मेरे पास तो बड़ा मुश्किल है टाइम निकालना किसी चीज़ के लिए। जब मैंने वो कोर्स कर लिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कौन सी चीज़ें फालतू थी, कौन सी चीज़ें सही थी। उसके बाद मैंने इतना टाइम निकाल लिया कि मैं 2 घंटे का रेडियो शो करना शुरू कर दिया मैंने। क्या बात है, ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया ना कि मैंने इस टाइम को मैनिपुलेट कैसे करना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो क्या है वो Q1 और Q2 और क्वाड्रेंट्स का जो सिस्टम है कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट वर्ड और वो जो सारा है, अगर आप उसको एक मरतबा समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर लें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ जाएगी। आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके सही तरीके से करना शुरू कर देंगे। यू विल फील द डिफरेंस। अभी हमें चूंकि उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है आखिरी वक्त पे भी तो हो ही जाता है ना, फ़र्क क्या पड़ना है। तो वो फ़र्क क्या पड़ना है कि जोन से हमें निकलना पड़ेगा। एक मरतबा उसको चक्कर देखेंगे, फिर पता चलेगा कि अगर हम पहले से प्रिपेयर करना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर काम हो जाता है, उससे भी अच्छा हो जाएगा जो हमने लास्ट मोमेंट पे किया। तो इसीलिए वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज है, उसी का बिल्कुल उसका इलाज है। और वैसे मैंने देखा कि 5 वक्त की नमाज भी बड़ी टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाती है कि आपकी जो वर्क रूटीन है, जैसे आप ऑफिस में बैठे हुए काम करोगे, अच्छा यार मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, उससे पहले मैं ये काम ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर मैं ज़ोहर के बाद ये करूँगा, और इस तरह से भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने देखा कि एटलीस्ट आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है। आप अपने आप को उन टाइम्स के दौरान, उन टाइम्स के अराउंड मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है जो दिया हुआ है, लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सेटबैक्स की बात करते हैं, फेलियर्स की बात करते हैं। गिर कर दोबारा से उठना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गिरने के बाद द डिप्रेशन फेज और वो सारा एक लैक ऑफ, यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। तो गिर कर दोबारा से उठना जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि
उसके अंदर वी ऑल्सो लैक अ लॉट, उसके हवाले से आपका क्या, क्योंकि आप जैसे एक बहुत सारे करियर ट्रांजिशंस के अंदर जैसे आप गए, आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री की, उसके बाद फिर आपने कोडिंग की, एंड देन यू इवेंचुअली डिसाइडेड टू स्विच, तो वो भी एक तरह का सेटबैक था आपके लिए, दिस इज व्हेन यू डिसाइडेड टू स्विच आई थिंक। सेटबैक समझता था मैं, लेकिन हमेशा ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा अच्छा स्टूडेंट रहा। अच्छा, सही। मतलब कंप्यूटर साइंस में भी आई वाज इन द टॉप 5 स्टूडेंट्स अच्छा, ऑफ माय दैट्स क्लास। ग्रेट। पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था कंप्यूटर साइंस में, तो मेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ दूसरी पोजीशन थी। एमबीए मैंने किया था, आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट इन माय यूनिवर्सिटी। इम्प्रेसिव। थिएटर जब मैं पढ़ रहा था तो भी अच्छे स्टूडेंट्स में शुमार होता था मैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेहनत और वो एक चीज़ ऐसी थी कि जो कि उसका क्रेडिट ऊपर वाले को ही जाता है। बेशक। लेकिन सेटबैक्स होते हैं। मतलब जब मैं इंटर में बहुत ही बुरी मेरी परसेंटेज आई थी, तो ये सेटबैक था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन सेटबैक के हवाले से ये समझना ज़रूरी है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ख़त्म नहीं हुई है ज़िंदगी। आप गिरे हैं, मरे नहीं हैं। तो गिरने वाला उठ सकता है, मरने वाला नहीं उठ सकता। ये दो चीज़ें जो है ना वो अपनी ज़िंदगी से निकालनी पड़ेगी। एक कंप्लेन करना, दो सी ऐसे हैं जो निकाल दें। एक है कंप्लेन, तो जी मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। सब बेकार की बात है। करने वाला जो है ना वो कहीं पर भी होगा, कुछ ना कुछ कर जाएगा। 100%। दूसरा क्राई, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ, हाय मैं फेल हो गया, हाय मैं गिर गया। रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता है। हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं, रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता है। तो आप रोना छोड़ दीजिए, आपको ही अपने आप को उठाना पड़ेगा। ये तय है। कुछ हो सकता है लकी लोग हों दुनिया में जिनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों, उनके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त जो उनको उठाएं, मोटिवेट करें। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में। लेकिन पूरी कोशिश ये करें कि आप अपने आप को उठाने वाले बन जाएं। हाँ, इंसान कभी कभी बहुत ज़ोर से गिरता है, लेकिन वही बात है कि वो मोहम्मद अली किले से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या विल, तो उसने कहा कि मेरी स्किल से ज़्यादा मेरे लिए विल इम्पोर्टेंट है। पूछा गया क्यों? कहता है स्किल जो है ना मेरी, जब मैं बॉक्सिंग लड़ रहा होता हूँ मेरी स्किल मुझे काम आ रही होती है, लेकिन जब सामने वाला बॉक्सर मुझे पंच मार देता है और मैं गिर जाता हूँ तो मेरी स्किल उस वक्त ख़त्म हो जाती है। फिर उस गिरने से उठने के लिए मुझे मजबूर करने वाली जो चीज़ होती है वो मेरी विल होती है, वो मुझे उठाती है। स्किल गिरा चुकी होती है मुझे। तो अपनी विल को इतना मजबूत करें कि आपके पास कोई बड़े से बड़ा सेटबैक हो वो भी आपको छोटा लगे और आप उठें। और बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी में सेटबैक्स आए। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई सेटबैक नहीं था? हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ लें। मतलब ग़ज़वा उहद हार रहे हैं, लोग उनके ऊपर क्या क्या ताने दे रहे हैं, उनको किस किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। सेटबैक तो उनकी ज़िंदगी में था। मतलब हम कहते हैं ना कि द बेस्ट पर्सन, द बेस्ट एग्जाम्पल हमारा, उनकी ज़िंदगी में भी सेटबैक था। तो हम क्या चीज़ें कि हमारी ज़िंदगी में सेटबैक ना आए। और वो तो हमें पता है कि दुनिया में सबसे बेहतर काम कर रहे थे, अल्लाह ताला की पूरी मदद उनके साथ है, लेकिन सेटबैक ज़रूर आएगा। तो सेटबैक तो उनकी ज़िंदगी में भी आए। बड़े बड़े नबियों की ज़िंदगी में सेटबैक आए। हज़रत यूसुफ ज़िंदान में थे, कैद से निकल के बादशाह बनते हैं। तो सेटबैक तो उनकी लाइफ में वो भी था कि जब उनके भाई ने कुएं में फेंक दिया उनको, गुलाम बनकर बिक गए, उसके बाद कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो सेटबैक हर एक की ज़िंदगी में आएगा। ये परफेक्ट ज़िंदगी कुछ नहीं होती, लेकिन सेटबैक के लिए अपने आप को तैयार करना है। वो अपनी विल और एक वो ऊपर वाले के साथ कनेक्शन, कि वो मुझे उठा सकता है और मेरा उसके साथ एक कनेक्शन हो। अगर उसके साथ कनेक्शन आपने जोड़ा हुआ है तो सेटबैक आपको सेटबैक नहीं लगेगा। परफेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। वो कहते हैं ना, यू ओनली लूज व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। हाँ, ऐसे ही। तो मेरा अगला सवाल अवैस ये था कि मेंटोरशिप का, हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटोरशिप पे काम करते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे मेंटोरशिप की तरफ जाते हुए शर्माते हैं। हालांकि उनको पता है कि यार ये सामने वाला बंदा ये मुझे गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, लेकिन उसको वही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक एस्पेक्ट आ जाता है कि वो ही डजंट नो हाउ टू टॉक टू हिम एंड आस्क हिम। वो कहते हैं ना कि आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो वो जो उनका आस्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और उसके अलावा फिर ये होता है कि बहुत सारे लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं होती, उनको यही नहीं पता होता कि यार यू शुड हैव सम मेंटोर्स इन योर लाइफ। आप ख़ासतौर पर प्रोफेशनल करियर की बात करें, लेट्स से इफ समबडी वांट्स टू बी अ डाटा साइंटिस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसको भाई ही हैज़ टू फाइंड अ सीनियर डाटा साइंस प्रोफेशनल हु कैन मेंटोर हिम। तो जैसे आपने भी अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें बताया कि आपको बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले जिन्होंने आपको गाइड किया। तो अब मेंटोरशिप अगर कोई लेना चाह रहा है, और उसको क्या वाकई लेनी चाहिए और किस किस्म का मेंटोर चूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में?
हमारे एक उस्ताद थे जो कहते थे कि इस बात से मत डरो कि कहीं तुम कुछ सीख ही ना जाओ। तो सीखने के लिए सब कुछ करना ज़रूरी है भाई। हम देखें, एक वो बहुत पुराना जुमला है, सोहबत का असर होता है। तो वो सोहबत क्या है? आपकी कंपनी, आजकल उसको इस तरीके से कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू आर अराउंड विद। यस, तो वो 5 लोग कौन है? वो आपकी कंपनी है, वो आपकी सोहबत है। लफ्ज़ सहाबी कहाँ से निकला है? सोहबत से निकला है, जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में होते थे। तो ये जो मेंटरशिप है, ये इसी तरीके से होता है कि आप किसी के साथ रहना शुरू करते हैं। आप किसी को देखते हैं, जांचते हैं कि ये देखो इसको सब पता है, इसके साथ अगर मैं रहूँगा तो मुझे ये चीज़ सीखने को मिल जाएगी और मैं समझ जाऊँगा। बड़ी बड़ी आप कहानियाँ पढ़ते हैं, पुराने पुराने किस्से आप पढ़ें, लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ें। वो क्या करते थे? लोगों के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि बस मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। और फिर उनको देखकर वो उनसे ऑब्जर्व करके उनको सीखते थे कि इस शख्स का बिहेवियर कैसा है, ये शख्स लोगों से कैसे बात करता है, ये शख्स अपने बर्ताव में कैसा है। ये चीज़ है मेंटरशिप। तो जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट से ही सीखना चाहते हैं ना, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट को तलाश करके उससे सीखना होगा। या तो हम ऐसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हों कि हमारे अंदर खुद सारी बिल्ट इन चीज़ें हों और हम खुद सीख लें। हमारे स्कूल में हमें टीचर्स कौन से याद होते हैं? कई टीचर्स से हम पढ़ते हैं, कोई एक टीचर हमें याद रहता है हमेशा। ये वो टीचर होता है जिससे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, जो हमसे बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा होता है, जो ज़्यादा डांट नहीं रहा होता, फ्रेंडली जो होता अपने है, दोस्त बनाता है। हाँ। और वो अगर पढ़ाने में इतना अच्छा ना भी हो तो भी हम उससे सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। या कोई ऐसी बात उसने हमें सिखाई हो जो कि हमारी ज़िंदगी में हर मरहले पे काम आती है, बिल्कुल। वो बार बार उस्ताद याद आता है। ऐसा ही ऐसा ही। तो अब जब आप किसी मेंटर की साए में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सीखना शुरू, वरना क्या होगा कि आप यहाँ टकरे मारेंगे, वहाँ टकरे मारेंगे। हम क्या कहते हैं, ये वाली किताब पढ़ लो, इसने लिखी है, बहुत अच्छी है। तो वो क्या होता है, वो किताब आपकी मेंटर बन जाती है। ये वाली फिल्म देख लो, ये बड़ी अच्छी है, वो फिल्म आपको कुछ सिखा रही होती है, वो आपकी मेंटर बन जाती है। वैसे ही इंसान भी मेंटर है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट इंसानों से कर रहे होते हैं। तो इसमें तो कोई झिझक होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, जो अच्छा मेंटर है वो मिलेगा मुश्किल से, और अच्छा मेंटर वो होगा जो कि आपको आपकी फील्ड, जो भी डोमेन जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, वो प्लस आपकी एथिकल मॉरल वैल्यूज़, इन दोनों को साथ लेकर चलेगा। कामयाब होना सिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन अगर मैंने एथिक्स नहीं सिखाए तो फिर मैं सही मेंटर नहीं हूँ। मैं जर्नलिज्म सिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं 2 नंबरी भी सिखा रहा हूँ उसके साथ, तो मैं सही मेंटर नहीं हूँ। मैं आपको सिखाऊं उस काम के गुर, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊं कि इस काम को सही तरीके से कैसे करना है। तो मेरा काम है कि मैं एक अच्छा मेंटर मतलब बनाऊं, वरना फिर मैं एक अच्छा मेंटर नहीं हूं। तो ऐसे लोगों को ढूंढने, तलाश करें और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बड़ा फ़ायदा होता है और बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी सीख जाते हैं आप चीज़ें। और इसी ये जो आपने बात की मेंटरशिप के हवाले से, कि उसमें अगला मेरा सवाल रिलेशनशिप बिल्डिंग के हवाले से था। ऑब्वियसली यू हैव टू बिल्ड रिलेशन विद योर मेंटोर एज वेल। फिर लेकिन और भी बहुत सारे हमने देखा कि बच्चों के अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग में या इवन अपने कॉलीग्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने में, हेल्दी रिलेशनशिप, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में उनको चैलेंज आता है, बिकॉज मे बी दे डोंट इन्वेस्ट टाइम ऑन बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप, दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद पीपल, they don't want to be friendly, they don't feel like home. क्या वजह होती है कि they face problems in their professional life and in also in their personal life as well. उसकी वजह ये है कि जब आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आप किसी के साथ सही रिलेशनशिप बना नहीं सकते। मुझे कहना पड़ेगा ना आई लव यू, जब भी रिलेशनशिप बनेगी। मैं जब आई लव यू नहीं कहूँगा तो सामने वाले को या सामने वाली को कैसे पता चलेगा कि मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा हूँ। तो कहना पड़ेगा, तो कहना आता नहीं। दूसरी चीज़, नो कहना नहीं आता हमें। हम रिलेशनशिप्स में होते हैं तो बाज़ औक़ात इतना एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिछ ही चले जाते हैं। ये फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर तीसरी चीज़, हम इसके ज़रिए कम्युनिकेट करने में ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं। व्हाट्सएप की दुनिया है मेरी, सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम की दुनिया है, उस पर मैंने कम्युनिकेट करके समझ लिया कि मैंने कम्युनिकेशन कर ली है, तो ये भी मसला है। तो हम तो कम्युनिकेशन से हो गए दूर, और जो हमारा जो यंगस्टर है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन से दूर है, वो मोबाइल कम्युनिकेशन पे है। अब आपने सिखाई उसको ये वाली कम्युनिकेशन है, डिवाइस उसको ये वाला दे दिया है, एक्सपेक्ट आप उससे कर रहे हैं कि जाके तुम इंटरव्यू भी अच्छा दो और लोगों से भी अच्छे तरीके से बात कर लो। तो हमने उसको दिया हुआ है हॉकी और कह रहे हैं कि तुम क्रिकेट खेलो, तो ये हो नहीं सकता। तो इसीलिए
उसकी तरबियत हमें करनी पड़ेगी इस तरीके से कि वो लोगों से बात करने में कंफर्टेबल हो, उसको इंसानों का पता हो, यार इंसान भी कोई चीज़ होते हैं जिनसे बात की जाती है। जब तक वो उस इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा उस वक्त तक वो रिलेशनशिप नहीं बना सकेगा। वो चाहे उसका बॉस हो, चाहे उसके लेवल का कोई पीयर हो, या कोई उससे छोटा हो, या कोई उसका दोस्त हो। अच्छा, इंसान के अंदर एक चीज़ भी बड़ी क्वालिटी है कि अगर मुझे एक ही वाक़या सुनाना है, मैं अपने दोस्त को वो वाक़या किसी और अल्फाज में सुनाऊंगा, अपनी अम्मी को वो वाक़या किसी और अल्फाज में सुनाऊंगा, अपने भाई को वाक़या किसी और अल्फाज में सुनाऊंगा। तो इंटरनली आपके पास वो चीज़ है, इट्स जस्ट कि आपने उसको पॉलिश करना है। वो पॉलिश आपको सिखा देगी कि किस शख्स से कैसे बात करनी है। बिल्कुल, एक उस स्किल को पॉलिश करना है और उसके लिए उस एनवायरनमेंट में जाना ज़रूरी है, तैरना ज़रूरी है, समुंदर में कूदना पड़ेगा, तभी दूर डेप्थ्स का रहकर पता कुछ नहीं चलता होगा। है। तभी डेप्थ का पता चलेगा। बिल्कुल, ज़बरदस्त अवैस, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट्स, माशाल्लाह। आपके विजडम से आई एम वेरी होपफुल कि बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। बस वन लास्ट रिक्वेस्ट कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग दीज लाइफ स्किल्स, कि यार इन अ नटशेल उनको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी, और मतलब कुछ कहते हैं ना चीदा चीदा बातें, अगर कुछ आप बताना चाहें। ये Finally. सीधा सीधा बातों वाला मरला बड़ा मुश्किल होता है, इसमें सारी कम्युनिकेशन स्किल फेल हो जाती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर मुझे 1 घंटे के लिए कोई तकरीर करनी हो तो मैं उसके लिए हर वक्त रेडी हूँ। अगर मुझे आधे घंटे के लिए कोई तकरीर करनी हो तो मुझे उसके लिए 3-4 घंटे चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर मुझे 10 मिनट की कोई तकरीर करनी हो तो मुझे पूरे 2-3 दिन चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। यस, घंटे भर की होगी, मैं अभी शुरू हो जाऊंगा, हाँ। कोई मसला नहीं। यस, तो की पॉइंट ये है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट समथिंग दैट इज सिंपल येट इफेक्टिव। चीज़ों को समराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जितना आप अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं उतना आपको अच्छा, वो कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो एक टर्मिनोलॉजी होती है उसके अंदर गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने प्रोग्रामिंग करते हुए गार्बेज कोई कोड दिया है तो वो रिजल्ट हमेशा गलत ही आएगा। यस, तो अगर आप अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज निकलें, आउटपुट अच्छा आए, तो इनपुट अच्छा होना चाहिए। इनपुट अच्छा वो इनपुट क्या होगा? अच्छी किताब, अच्छे लोगों से गुफ्तगू, अच्छा मीडिया कंज्यूम करना। जब आप ये करेंगे तो आपके पास अच्छा ज़ख़ीरा मौजूद होगा, अल्फाज का भी, वाक़यात का भी, और जितनी भी विज़डम है वो सारी आपके पास होगी। तो ये ज़रूर कर लीजिए, अच्छा पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए और अच्छा मीडिया कंज्यूम कीजिए। वरना अगर आप वो जंक फूड खाते रहेंगे तो लगेगा कि जंग की भूख बात मिट है। गई है लेकिन पेट भरने की फीलिंग तो आ जाएगी लेकिन सेहत नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल। इसीलिए टेलीविजन कम से कम देखें, अच्छी चीज़ें देखें, लेकिन आपने शो देखे। देख लें, अच्छी किताब पढ़ लें, सही, अच्छी मूवी देख लें, ढंग की चीज़ें हाँ। कर लें। जब अच्छा इनपुट होगा तो ही अच्छा आउटपुट आएगा, उसके ऊपर मेहनत कर लें। हाँ। दैट इज़ द की। ब्रिलियंट अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। एंड गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों ने आज बहुत ज़्यादा आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे अवैस के विजडम से, अवैस की बातों से। माशाल्लाह वेरी इंसाइटफुल, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी आया होगा। और स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस हैं अवैस से, हम लोगों से, तो प्लीज़ स्टे इन टच। यू कैन ऑलवेज आस्क अस ऑन dicecamp.com। फ़ी अमान अल्लाह।